चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 8th की ज्योग्राफी का ये 5 चैप्टर है। इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, तो इसको सेकंड लास्ट कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की जो अभ्यास पुस्तिका है जो आपके इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहां वृक्ष की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीन के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठ पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, यह विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तु के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप है कि कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। ये हमने क्लास 6th की इंग्लिश में पढ़ा था। ठीक है, सॉरी इंग्लिश नहीं, ये साइंस की बुक में है, फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 6th में। तो जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ चुके हैं उन्होंने ये बुक पढ़ ली होगी, 8th क्लास में आने तक पढ़ चुकी होगी कई बार, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के तौर पर ये बुक्स पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की, तो वो पढ़ सकते हैं। अब आता है उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल क्या होता है? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। यानी कि कृषि से मिल सकता है कच्चा माल, खनिज से प्राप्त होता है या समुद्र से और वनों से। तो जहां से भी कच्चा माल प्राप्त हो सकता है, मतलब कच्चे माल के साधन कुछ भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कृषि आधारित उद्योग हैं, तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। दूसरे होते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लौह खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। तो ये खनिज हो गए। फिर होते हैं कि समुद्र आधारित उद्योग। तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। फिर आता है वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। फिर आता है आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादकों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं
कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पाद बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह के उद्योग होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, कुछ छोटे लघु आकार के और कुछ बृहत आकार के। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारी कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम का उत्तम उदाहरण है। ये सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी आप देख पा रहे हो, इसका दूध ये सहकारी क्षेत्र में है। अब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, इन्हें हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभार सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। तो औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, ये पिक्चर देख के आप समझ गए कि ये सारी चीजें यदि आसानी से मिल जाएंगी, उपलब्ध है, तो यहाँ पे संभव है उद्योग करना। ठीक है। फिर आता है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुआई, रंगाई और छपाई शामिल हैं। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। क्रियाकलाप, चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। फिर आते हैं आपके औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। देखिए इस मैप से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि ये जो यहाँ दिखाए गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं विश्व की औद्योगिक पट्टी और औद्योगिक प्रदेश। तो जो काले हैं, जैसे ये है, ये जो काले काले दिख रहे हैं आपको, ये औद्योगिक प्रदेश हैं और जो स्किन कलर का है वो औद्योगिक पट्टी है, विश्व की औद्योगिक पट्टी है। इसमें एशिया कॉन्टिनेंट में इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, कहाँ कहाँ पर है। और फिर ये
एशिया में है और कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये औद्योगिक प्रदेश है, तो आप देख पाएंगे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अफ्रीका में ये केप टाउन है, डरबन है, घाना है, नाइजीरिया है, खार्टूम है, ये नैरोबी है। और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है, मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है। और इंडिया में मुंबई है, चेन्नई है। और रशिया में कुजबास है, यूराल है, यूरोप में। तो इस तरह से आप ये सारे औद्योगिक प्रदेश और विश्व की जो औद्योगिक पट्टी है वो दोनों चीजें देख सकते हैं। तो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, और बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, और हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, और छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुंटूर, और गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब औद्योगिक विविधता क्या होती है, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये आपको औद्योगिक विविधता के बारे में बताएगी कि किस तरह से ये आती है और आई थी। तो इस पे एक बुक भी लिखी जा चुकी है। क्या था, उद्योग में दुर्घटना विफलता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984, मतलब मेरे खुद के जन्म से 2 साल पहले को लगभग 0.30 बजे, यानी कि 3 बजे, सुबह के 3 बजे सभी सो रहे होते हैं, ठीक है। तो उतने बजे ये घटित होती है। अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जो गैसें थी MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1979 में 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इसमें हजारों लोग जो बच गए थे वे आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन और प्रतिरक्षा तंत्र विकृति और अंतर्शोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी ये भारत की बात हो गई। फिर दूसरी घटना घटी 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओकाओ चोंगबे में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोटक के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यानी कि उसमें काम करने वाले लोग, वहां रहने वाले आसपास के लोग, ये सब आते हैं उनमें, ठीक है। तो जोखिम कम करने के उपाय क्या है? तो पहला उपाय तो ये है कि घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। फोर्थ है विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। और फिफ्थ है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये सारे उपाय करने से क्या है, ये जो खतरे हैं वो टल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। तो
तो प्रमुख उद्योगों में कौन कौन से हैं? एक तो लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग व वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश इसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान और रूस हैं। और वस्त्र उद्योग भारत में हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। अब है लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं, यानी कि प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अवसंरचना के साथ साथ सम्मिलित ही है, मैं कहाँ पहुंच गई वापस। तो लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है, यानी कि गलाया जाता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। यहाँ जो प्रगलन है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। और फिर क्या है, एल्यूमीनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो देखिए, 8 टन कोयला है, 4 टन अयस्क है, 1 टन चूना पत्थर मिला के 1 टन इस्पात बनता है। इन सबको क्या किया जा रहा है, लौह अयस्क, ये लौह अयस्क है, ये चूना पत्थर है और कोक है। इसको झोंका भट्टी में डाला जा रहा है जहां से गर्म वायु, और पिक्चर को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, गर्म वायु और ये प्रगलित लोहा मतलब और धातु मल निकल के बाहर आ रहा है, प्रगलित यानी गला हुआ। तो झोंका भट्टी में लोहा अयस्क से इस्पात तक बनने की ये प्रक्रिया है। तो इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं यानी उपभोग करते हैं, वे या तो लोहा या इस्पात से बनी है अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईसा के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार, ये आप देख पा रहे हैं कि 1850 से 1950 तक की जो सर्वोत्तम अवस्था थी यहाँ, फिर 1800 से पूर्व की सर्वोत्तम अवस्थिति की है और फिर 1850 में क्रांति आई, फिर 1950 तक, फिर 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति ये हो गई। ठीक है।
भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक और परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो चारों राज्य में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं, जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब जमशेदपुर से चलते हैं। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। वो था टाटा आयरन एंड टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को कहते थे। टिस्को यानी ये जो टिस्को ऐसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये टिस्को का शॉर्ट फॉर्म लिखना भी नहीं आ रहा ना, चलो अच्छे से लिखते हैं। लेफ्ट हैंड से कोशिश कर रहे थे लिखने की कि कैसा आता है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, लेकिन इसको ये तो टिस्कल बन गया, लेकिन ये टिस्को कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको टिस्को कहते थे। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो ये वही टाटा थे जो आज टाटा, जिन्होंने आज एयर इंडिया खरीद ली है, ठीक है। सबसे पहले कौन थे? टाटा स्टील कंपनी के कारखाना बनाने वाले स्वामी थे, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम कि जो टाटा नगर रेलवे स्टेशन, ये टाटा बिरला टाटा बहुत पुराने हैं और इतनी आसानी से नहीं बन गए हैं ये। तो ये है मुख्य सड़क और रेलवे लाइन, टाटा नगर रेलवे लाइन। तो टाटा इस्पात कार्य यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं। जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये टाटा इस्पात कार्य उद्योग है और ये स्वर्णरेखा नदी है और ये टाटा रेलवे स्टेशन है। आदित्यपुर ये कहाँ से आ रही है? डिमनी झील, स्वर्णरेखा नदी, खारकाई नदी यहाँ आ रही है। और ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब कुछ करना है। एटलस की सहायता से भारत के कुछ लोह इस्पात उद्योग खोजें, भारत के रूपरेखा मानचित्र पर इनकी स्थिति चिन्हित करें। तो ये साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी और सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनों, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। फिर आता है पिट्सबर्ग।
यह कहाँ पर है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहा की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। ये नदियां हैं। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है, मतलब बहुत ही कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदियों की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो यहाँ आपको ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ऑटो-रिया, मिशिगन और इरी है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए। क्या जान जाइए कि जो ग्रेट लेक्स के नाम है सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। इन पांचों झीलों में, 5 झीलें हैं, झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है, यानी बहुत ऊंचाई पर भी स्थित है। और उसके बाद आता है कि सूती वस्त्र उद्योग। तो जो शब्द है टेक्सटाइल, ये लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना। ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। तो रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन है, सिल्क है, कपास है, लिनन है और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। और मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रियोन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में, बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। ठीक है। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। कौन? भारत है, चीन है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट और कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत में विभिन्न भागों में फैल गया
कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ई में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। एक दूसरी बात है, क्या आप जानते हैं कि भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। अहमदाबाद। अब आता है अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती के नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, ठीक है। अनुकूल अवस्थिति के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग के कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्रों को देश के विभिन्न मार्गों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नजदीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। अब आता है ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर तो नाम से जो ओसाका है उसको जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कटाई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। एडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है और श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। तो विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित करना है जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को और कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब अभ्यास का समय आ गया। तो पहला प्रश्न है कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। तो ये क्यों यूज होता है? इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे उत्पाद, किन चीजों का? आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है, जिसमें कोल माइनिंग इंडस्ट्री आ सकती है और टूरिज्म इंडस्ट्री आ सकती है। तो ये सारी चीजें उद्योग में आती हैं। फिर है वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो ये देखिए, कच्चा माल है, विद्युत है, भूमि है, परिवहन है, संचार, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। तो ये सारी चीजें हैं जो उद्योग की अवस्थिति संबंधी कारक हैं और इसको प्रभावित करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? तो जो लोहा इस्पात कंपनी है वही आधुनिक उद्योग की मेरुदंड कही जाती है, क्योंकि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसी से ज्यादातर चीजें बनती हैं। आज हमें चाहे वो शिप हो, ट्रेन हो, व्हीकल हो, यहाँ तक कि हम सेफ्टी पिन यूज करते हैं, सुई, मतलब हर चीज किससे बनती है? इस्पात से बनती है। तो हमारी डेली लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं उनकी स्टार्टिंग इसी से होती है।
लोहा इस्पात से। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है। फिर है कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित क्यों हुआ। तो मुंबई में कपास का उद्योग तेजी से इसलिए विकसित हुआ क्योंकि कपास की खेती के लिए यहाँ का जो मौसम था काफी गर्म था और मॉइस्ट क्लाइमेट था, और जो कह सकते हैं यहाँ लेबर आसानी से मिल गई। कुशल और अर्धकुशल दोनों तरह की लेबर जो थी वो आसानी से अवेलेबल थी। अवेलेबल होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो कपास का उद्योग था वो काफी तेजी से विकसित हुआ। फिर है कि फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है। तो फोर्ट गैलेस्टर जो वो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये है कैलिफोर्निया में। ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो जूट जो है वो प्राकृतिक रेशा है। फिर इसके बाद है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, इनमें हमें अंतर बताना है। और दूसरा अंतर बताना है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में। तो यदि इनमें हम अंतर देखें तो पहला अंतर तो ये होगा कि जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनमें हम पौधों का और एनिमल का जो प्रोडक्ट होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में उनका प्रयोग करते हैं, और जो खनिज आधारित उद्योग हैं उनमें हम मिनरल्स और को रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो कृषि आधारित क्षेत्र है वहां पे क्या है, हमें जो एम्प्लॉयमेंट करना होता है वो रूरल एरियाज में, यानी कि गांव की तरफ ज्यादा आसानी से हो करना होता है, और जो खनिज आधारित है वहाँ गांव और शहर दोनों की तरफ होता है। और जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनमें आ सकते हैं आपके डेयरी इंडस्ट्री आ सकती है, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ सकती है, और आयरन और स्टील में आपके ये जो खनिज आधारित है उनमें आपकी आयरन यानी लोहा और स्टील इंडस्ट्री है, और या फिर हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। तो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं, और संयुक्त यानी कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है। तो पब्लिक सेक्टर में आ सकते हैं, पब्लिक सेक्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होते हैं, और जॉइंट सेक्टर जो होते हैं वो इंडिविजुअल भी होते हैं और गवर्नर के द्वारा भी होते हैं। ठीक है। जैसे यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण लें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है। और जो संयुक्त है वो है मारुति उद्योग लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो आते हैं वो मारुति उद्योग लिमिटेड है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण देना है आपको। तो कच्चा माल क्या क्या हो सकता है, कॉटन और स्टील, ये दोनों कच्चे माल हैं। फिर अंतिम उत्पाद हो सकता है आपका शर्ट और सेफ्टी पिन, मतलब जो पहनने के लिए रेडी हो, यूज करने के लिए जो रेडी हो उसको अंतिम उत्पाद कहते हैं। फिर है तृतीयक क्रियाकलाप। तो टेरिटोरियल एक्टिविटीज जो होती है वो आती है, उसमें आता है बैंकिंग आती है और आपका ट्रांसपोर्ट आता है। फिर है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में क्या हो सकता है, आपका डेयरी इंडस्ट्री हो सकती है, और कॉटन और टेक्सटाइल, ये दो एग्जांपल हो गए। फिर है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग में क्या आएगा, पॉटरी इंडस्ट्री आ जाएगी, और क्या कह सकते हैं जैसे बास्केट बनाना, बास्केट बुनाई वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर है सहकारिता में आगे आपके जैसे दूध का प्रोडक्शन होता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आ जाएगा, या फिर सुधार डेयरी। ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे आपके, दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर क्रियाकलाप तो हम करते ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, और अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है। तो ये
आपका मन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। इंटरेस्टेड है तो करें। वो वीडियो यहीं तक था, खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की बुक्स आपको, एनसीईआरटी बुक्स आप, इसमें क्या करेंगे, हम पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश करते हैं, और जिससे आपके टाइम की बचत होती है। और आप यदि कुछ काम कर रहे हैं तो ऑडियो बुक की तरह भी इसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।